हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक केवे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक होगा आकाशगंगा एवं निहारिकाएं या तारों का जन्म एवं विकास के बारे में। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग एक दो लेक्चर दे चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर जो हम लोग का था उसमें हम लोग टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक हमको अटेंड करने हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। सेकेंड जो लेक्चर हम लोग का था उसमें हम लोग ब्रह्मांड के बारे में डिस्कस किए थे कि मतलब ब्रह्मांड मतलब पहले तो ब्रह्मांड ही बना, तो ब्रह्मांड का मतलब विस्तार कैसे हुआ, उसके बाद आकाशगंगा कैसे बनी, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आकाशगंगा एवं निहारिकाएं तारों का जन्म एवं विकास के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा। पिछले लेक्चर में जो ब्रह्मांड के बारे में था कि मैं उसमें एक छोटा सा परिभाषा दिया था कि अनंत काल में एक बिंदु हुआ करता था, उस बिंदु के पास असंख्य मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल था या ग्रेविटेशनल फोर्स था। वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही छोटे छोटे जो कण थे उनको आकर्षित किया। आकर्षित करने के बाद दोस्तों वो जो छोटे कण थे वो आपस में संघनित हुए। जब कोई भी चीज आपस में जब संघनित होगी या टक्कर का मतलब संभावनाएं होंगी तो वो क्या होगा, वो अपना घनत्व बढ़ाएगा। जब उसका घनत्व दोस्तों बढ़ेगा तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी और वही ऊर्जा को हम लोग महाविस्फोट के नाम से जानते हैं, जो 15 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट हुआ था। इतना चीजें मैं आपको बताया था। उसके बाद मैं बताया था कि जब ये विस्फोट हुआ और उससे जो छोटे छोटे टुकड़े निकले, छोटे छोटे जो छल्ले निकले, उससे हमारी निहारिकाएं बनी और असंख्य निहारिकाओं में हमारे लाखों करोड़ों तारे रहते हैं। जैसे कि मैं उसमें एक आपको एग्जांपल दिया था कि सूर्य हमारा एक पीला तारा है। उसके बाद मैं आपको बताया था कि दोस्तों उसमें जन्म हुआ, किस चीज का जन्म हुआ, तो विस्फोट के बाद दोस्तों समय, स्थान और वस्तु का जन्म हुआ। तो इसको भी मैं आपको डिटेल से पढ़ाया था। तो दोस्तों आप लोग हम वीडियो को रिवीजन करते रहिए, हमेशा आप पढ़ते रहिए। जब कोई भी चीजें आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो वो चीजें बहुत जल्दी ही आपको भूल जाएगी। तो आप रेगुलरिटी बना के अपना स्टडी करिए और कोई भी चीजें जो मटेरियल यहाँ से मैं दे रहा हूँ उसको बार बार रिवीजन करिए, 2 से 3 बार रिवीजन करिए, वो आसानी से वो चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसा कि मैं एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ाता हूँ और यूपीएससी के जितने भी सिलेबस हैं यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल आपको कराया जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों चलते हैं, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आकाशगंगा या निहारिकाओं के बारे में, उसके बारे में फिर उसके बाद हम डिटेल से पढ़ेंगे तारों का जन्म एवं विकास के बारे में, मतलब तारों का जन्म कैसे हुआ, तारों का विकास कैसे कैसे मतलब हो रहा है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी लेंगे। तारों की मृत्यु भी होती है, युवा अवस्था भी आता है, प्रौढ़ अवस्था भी आता है, वृद्धा अवस्था भी आता है। तो ये सब मैं डिटेल से इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। आपका जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो सब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जितना भी डाउट होगा इस चैप्टर से आप लोग का वो सब मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आकाशगंगा एवं निहारिका के बारे में। अब आकाशगंगा की बात आ गई तो मैं इसके पहले जो ब्रह्मांड पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था कि विस्फोट के बाद 3 चीज का जन्म हुआ। वो 3 चीज समय, स्थान और वस्तु थी। क्या थी? समय, स्थान और वस्तु थी। उसके बाद आप लोग को मालूम होगा कि आकाशगंगा जो है वो मुख्यतः हाइड्रोजन गैस से बनी है। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस से बनी है क्या हमारी आकाशगंगा। अब बात आती है कि हाइड्रोजन गैस से बनी है, तो दोस्तों जो हाइड्रोजन गैस है, क्या जो हाइड्रोजन गैस के बने मतलब बादलों का संचयन होना शुरू किया। जो बादल है ना दोस्तों वो हाइड्रोजन गैस से बने हैं। तो वो हाइड्रोजन गैस का जो है वो बादलों में संचयन शुरू हो गया। तो जो हाइड्रोजन गैस थे ना वो दूसरे अपने मतलब एक दूसरे को अवशोषित करने लगे। क्या? अवशोषित करने लगे। और जब अवशोषित करने लगे दोस्तों ना तो अस्तित्व में आया। क्या? जब हाइड्रोजन गैस के बादल मतलब आपस में अस्तित्व में आए, तो अस्तित्व में जब आए तो उसमें एक दोस्तों उसमें अस्तित्व में आए तो सबसे पहले अस्तित्व में आया कौन? अस्तित्व में सबसे पहले आया कौन? तो निहारिका दोस्तों है जो वो सबसे पहले अस्तित्व में आई। क्या आई? निहारिका।
दोस्तों जो हमारी निहारिका है सबसे पहले अस्तित्व में आई। कब अस्तित्व में आई? जब हमारे हाइड्रोजन गैस के मतलब जो बादल हैं उसमें संचयन होने लगा, तो उसके बाद जस्ट हमारी निहारिका जो है अस्तित्व में आई। क्या आई? हमारी जो निहारिका है वो अस्तित्व में आ गई। अब अस्तित्व में आ गई तो उसके बाद दोस्तों हाइड्रोजन गैस के जो बादल थे उनका झुंड बनना शुरू हुआ। क्या हुआ? उनका झुंड बनना शुरू हुआ। तो पहले मैं आपको बताता हूँ अस्तित्व में आई। अस्तित्व में हमारी निहारिका आई, और निहारिका को दोस्तों जैसे ही निहारिका अस्तित्व में आई वैसे ही दोस्तों क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस के जो होते हैं ना वो झुंड बनना शुरू हो गए। क्या? वहां पे झुंड बनना शुरू हो गया। ये क्या हो गया? यह हाइड्रोजन जो गैस यहाँ पे संचयन हुआ, मतलब अधिक हुआ, मतलब बादलों को मतलब अवशोषित किया, उसी से दोस्तों बादलों का झुंड बना। इस झुंड से ही दोस्तों क्या बना, अब मैं आपको बता रहा हूं। ये जो झुंड है ना, ये झुंड गैसीय पिंड के झुंड बने। किसके झुंड बने? गैसीय पिंड के। गैसीय पिंड के दोस्तों झुंड बने। अब गैसीय पिंड के झुंड मतलब हाइड्रोजन गैस के ये झुंड बने। जो बादल है वो मतलब हाइड्रोजन गैस के मतलब हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों जब हाइड्रोजन गैस के मतलब झुंड बने तो यहाँ पे हीलियम, क्या हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगा। क्या? हाइड्रोजन जो हीलियम में कन्वर्ट होने लगा। जब हाइड्रोजन दोस्तों हीलियम में कन्वर्ट होने लगा, जब हाइड्रोजन मान लीजिए हीलियम में कन्वर्ट तो हो गया, जाहिर सी बात है जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा तो उसके बाद दोस्तों इसमें भी नाभिकीय संलयन होगा। क्या? नाभिकीय संलयन होगा। इसमें नाभिकीय संलयन, इसमें जब नाभिकीय संलयन होगा तो दोस्तों नाभिकीय संलयन जब होता है तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्या होगी? ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसी से दोस्तों तारों का निर्माण होता है। क्या? तारों का निर्माण होता है। तारों का निर्माण होता है। अब संचयन या नाभिकीय क्रिया कैसे होने लगी? तो मान लीजिए कि मैं कल भी थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया था कि जब हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट होता है तो तारों के केंद्र में जब हीलियम की अधिकता हो जाती है तो तारे का जो केंद्र होता है वो ठोस अवस्था में बदल जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। वही दोस्तों ठोस अवस्था मान लीजिए चाहे भारी पदार्थ के रूप में मान लीजिए। अब भारी पदार्थ के रूप में मैं कल ही आपको बताया था कि लोहा, जैसे कि आप लोहा को मान लीजिए कि वो कार्बन के रूप में वो क्या हुआ, तो जो तारे का केंद्र था वो तारे मतलब लोहे के रूप में कन्वर्ट हो गया या कार्बन के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब दोस्तों बात आती है कि मतलब कन्वर्ट हो गया तो इसमें जो आकाश गंगा हमारी है, क्या ये जो हमारी आकाश गंगा है, ये जो हमारी आकाश गंगा है ये दोस्तों अस्तित्व में आ गई। क्या? ये मतलब अस्तित्व में आ गई तो ये अपने अंदर बांधे रखती है। क्या? ये अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बांधे रखती है। अब गुरुत्वाकर्षण बल, ये अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बांधे रखती है। ये किसे बांधे रखती है ये भी तो आपको मालूम हो सकता है या मालूम करना होगा। तो ये बांधे रखती है दोस्तों गैसीय पिंड। क्या? गैसीय पिंड को। किसे? गैसीय पिंड को बांधे रखती है। गैसीय पिंड को बांधे रखती है। फर्स्ट नंबर पे। दूसरे पे है दोस्तों तारा, और तीसरे पे है ब्रह्मांड। तीसरे क्या है? तीसरे पे है ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड को बांधे रखती है। तो मतलब जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये बांधे रखती है। मतलब ये गैसीय पिंड को बांधे रखती है, ये तारों को बांधे रखती है और ब्रह्मांड को बांधे रखती है। अब दोस्तों आप लोग के माइंड में क्लिक किया होगा कि सर हमको एक लाइन में एक डिफिनीशन इसका बता दीजिए कि मतलब जो आकाश गंगा ये बांधे रखती है किसको? गैसीय पिंड को, तारे को, ब्रह्मांड को। तो इसका एक लाइन में हमको मतलब डिफिनीशन बता दीजिए, जो हमें मतलब परिभाषा बता दीजिए जो हमें हमेशा याद रहे। तो मैं आपको बताता हूं कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, क्या गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारे, धूल कणों या गैसीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड कहते हैं या आकाश गंगा कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आकाशीय पिंड कहते हैं या आकाश गंगा कहते हैं।
फिर से मैं आपको डिफिनेशन बता दे रहा हूँ। उसका डिफिनेशन क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बांधे मतलब तारों को, धूल कणों को, गैसीय पिंडों को ये मतलब जो होती हैं वो बांधे रखती है। कौन? आकाशगंगा। उसी को तो हम आकाशगंगा कहते हैं। जो धूल कण, गैसीय पिंड को बांधे रखती है उसी को हम आकाशगंगा कहते हैं। अब आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सर आकाशगंगा के बारे में आप तो बहुत कुछ मुझे बता चुके, लेकिन विथ इमेज के माध्यम से मुझे बता दीजिए कि आकाशगंगा का मतलब तस्वीर कैसी होती है, आकार उसका कैसा होता है और आकाशगंगा को कितने नामों से पुकारा जा सकता है और उसका जो आकार है वो कितने रूपों का है। तो ठीक है, मैं उसको बता रहा हूँ विथ इमेज के माध्यम से। तो जैसा कि दोस्तों हमारी जो आकाशगंगा है, एक मिनट दोस्तों, जैसे इसको क्लीन कर दूं, क्लीन करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी आकाशगंगा कैसी है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ये हमारी आकाशगंगा है। क्या है? मान लीजिए कि ये हमारी आकाशगंगा है। ये क्या है? हमारी आकाशगंगा है। अपनी आकाशगंगा का अपना एक केंद्र होता है। आकाशगंगा का अपना एक केंद्र होता है। क्या होता है? आकाशगंगा का अपना एक केंद्र होता है। उस केंद्र का नाम दोस्तों लिखा गया, बल्ज दिया गया। क्या? उस केंद्र का नाम बल्ज रखा गया। मैंने क्या बताया कि आकाशगंगा की तस्वीरें कुछ ऐसी ही होती हैं दोस्तों। विथ इमेज के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, तो आप डिटेल से केवल ध्यान से देखिए कि मैं बताना क्या चाहता हूं, कहना क्या चाहता हूं। तो वो ध्यान से आप जब तक देखेंगे नहीं तब तक ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो दोस्तों बात है कि मतलब आकाशगंगा की तस्वीरें तो ऐसी होती हैं, इमेज तो ऐसा होता है, लेकिन हर प्रत्येक जो आकाशगंगा होती हैं उनका एक केंद्र होता है। क्या? आकाशगंगा का एक केंद्र होता है। उस केंद्र का नाम दोस्तों बल्ज रखा गया। क्या? उस केंद्र का नाम बल्ज रखा गया। और दोस्तों प्रत्येक आकाशगंगा के बल्ज में एक ब्लैक होल होता है। क्या? प्रत्येक आकाशगंगा के बल्ज में एक ब्लैक होल होता है। क्या? ब्लैक होल होता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक आकाशगंगा के बल्ज में एक ब्लैक होल होता है। अब दोस्तों आपको मैं एक नई चीजें बताना चाहता हूं कि हमारी आकाशगंगा में 3 भुजाएं होती हैं। क्या आपने कभी पढ़ा है कि हमारी आकाशगंगा में कितनी भुजाएं होती हैं? हमारी आकाशगंगा में दोस्तों 3 भुजाएं होती हैं। वो 3 भुजाओं का कार्य क्या होता है वो भी मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ये फर्स्ट भुजा हमारी हो गई, ये जो हमारी यहां से निकली ये 3 भुजा हो गई। क्या? ये हमारा थर्ड हो गया। यहाँ जो है ये 2 हो गया दोस्तों, और ये थर्ड हो गया। ये हमारी भुजा है, मतलब हमारी आकाशगंगा के टोटल 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं में दोस्तों ये जो फर्स्ट भुजा है इसमें हमारे पुराने तारे रहते हैं। क्या? पुराने तारे रहते हैं। और जो हमारी ये सेकेंड मतलब जो भुजा है उसमें नए तारों का निर्माण होता है। क्या? नए तारों का निर्माण होता है। नए तारों का निर्माण होता है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा थर्ड है इसमें भी दोस्तों पुराने तारे रहते हैं। क्या? पुराने तारे रहते हैं। यहीं पे दोस्तों इसी को मतलब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसी को दोस्तों शीत कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत कहते हैं या शीत स्थान कहते हैं। यहाँ पे शीतलन होता है। क्या होता है? यहाँ पे शीतलन होता है, मतलब यहाँ पे ठंडा मौसम रहता है। क्या पे? यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे ठंडा क्षेत्र है, या ठंडा मौसम कर लीजिए या ठंडा क्षेत्र कर लीजिए। ये हमारा दोस्तों ठंडा क्षेत्र है। क्या है? ये हमारा ठंडा क्षेत्र है। ठंडा क्षेत्र है दोस्तों। यहीं पे क्या होता है? यहीं पे हमारे मतलब जो तारे होते हैं यहाँ पे तारों की अधिकता बहुत अधिक रहती है। क्या होती है? यहाँ पे तारों की अधिकता बहुत अधिक रहती है दोस्तों। इसी को ओरियन के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों? जो ये हमारा मतलब ये वाला जो क्षेत्र है उसी को हम ओरियन के नाम से जानते हैं। क्या? ओरियन के नाम से हम इसी को जानते हैं, या ओरियन के नाम से इसे हम पुकारते हैं। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो आकाशगंगा है इसका नाम क्या है। अब मतलब इसका आकार मतलब कितने आकारों में मतलब इसे बनाया जा सकता है, इसका कौन कौन सा आकार है। तो इसका जो आकार है दोस्तों, इसका जो फर्स्ट आकार है वो दीर्घवृत्ताकार है। क्या है? दीर्घवृत्ताकार है। और दूसरा दोस्तों है, दूसरा अनाकार है। क्या? दूसरा अनाकार है। और थर्ड जो इसका आता है
थर्ड जो इसका पार्ट आता है दोस्तों वो सर्पिलाकार है। क्या है? जो थर्ड आता है वो सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार है। तो दोस्तों यही जो हमारी आकाशगंगा है उनकी यही 3 तस्वीरें हैं। ये 3 तस्वीरें मतलब दीर्घवृत्ताकार भी होती हैं, ये अनाकार भी होती हैं और सर्पिलाकार भी होती हैं। सर्पिलाकार को दोस्तों हम प्लेट के आकार की कहते हैं या तस्तरी नुमा कहते हैं। तस्तरी नुमा मतलब देख लीजिए दोस्तों कुछ ऐसे ही इमेज रहेगा, कुछ ऐसे ही रहेगा। तो ऐसी भी हमारी आकाशगंगा है। तो दोस्तों बात आ गई कि हमारी आकाशगंगा तस्तरी के नुमा है, तो क्या इसकी भी तो कोई पड़ोसी आकाशगंगा होगा? जाहिर सी बातें हैं, इसका भी तो कोई पड़ोसी आकाशगंगा जरूर होगा। ऐसा तो है नहीं कि इसका पड़ोसी आकाशगंगा नहीं होगा। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं कि इसकी पड़ोसी आकाशगंगा का क्या नाम है। इसकी पड़ोसी आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा दोस्तों ये इससे 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है हमारी आकाशगंगा से, कि मतलब इसको किसी चीज की आवश्यकता हो हमारी आकाशगंगा को, तो ये क्या हो, यहाँ से इसको हर एक चीजें अवेलेबल हो पाए। अब जाहिर सी बातें हैं कि दोस्तों ये जो हमारी एंड्रोमेडा आकाशगंगा है इसकी आकार कैसा है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों देखा जाए कि जो एंड्रोमेडा आकाशगंगा है मतलब हमारी आकाशगंगा का जो पड़ोसी आकाशगंगा है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। क्या है? एंड्रोमेडा। इसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा आकाशगंगा इसका नाम है। अब मैं आपको बताया हूं कि प्रत्येक आकाशगंगा के पास अपना एक केंद्र होता है। वो केंद्र होता है प्रत्येक आकाशगंगा के केंद्र में दोस्तों क्या होता है? एक ब्लैक होल होता है। और ब्लैक होल के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है। क्या? ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है कि दोस्तों यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी मतलब प्रवेश नहीं कर सकता। ये चाहे तो ब्लैक होल चाहे तो पूरे के पूरे सौरमंडल को एक बार में निगल सकता है या घोट सकता है, वो कुछ पता भी नहीं चलेगा। पूरा जो सौरमंडल है वो ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली है। अब दोस्तों बात आती है कि जो हमारी एंड्रोमेडा आकाशगंगा है मतलब हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी या मिल्की वे, हमारी आकाशगंगा का 2 नाम है, मंदाकिनी या मिल्की वे के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों इसकी एक पड़ोसी आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा दोस्तों हमारी आकाशगंगा से ये 22 लाख, क्या 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। क्या? कितना? 22 लाख प्रकाश वर्ष, 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। अब आपको माइंड में क्लिक होगा सर इतना दूर है तो क्या हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे है या मंदाकिनी है क्या इससे मिलने जाते होगा रेगुलर? हाँ जाहिर सी बातें हैं, ये इसका हालचाल लेने रेगुलर जाता है। यहाँ 22 लाख प्रकाश वर्ष। अब आपको मैं बता दूं कि एक प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है प्रकाश द्वारा निर्यात में। क्या? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कि प्रकाश के द्वारा निर्यात में चली गई 1 साल की कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्या है? एक मतलब प्रकाश वर्ष के द्वारा या प्रकाश के द्वारा निर्यात में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब 1 साल चली गई पूरी दूरी को एक प्रकाश वर्ष के नाम से हम जानते हैं। अब बात आ गई जो अपनी भारत की मतलब जो अपनी आकाशगंगा है मतलब एंड्रोमेडा आकाशगंगा है या मिल्की वे है या मंदाकिनी है। जैसे कि दोस्तों हमारी जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी का जो मतलब हिस्सा दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे या मंदाकिनी उसका जो हिस्सा दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। क्या? हम मतलब मंदाकिनी का जो हिस्सा दिखाई देता है मैं आपको बता रहा हूं, मंदाकिनी का जो हिस्सा दिखाई देता है उसे हम मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं?
उसे हम मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। और दोस्तों मिल्की वे के इसे दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं। क्या? दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। मिल्की वे का एक और नाम है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला भी कहते हैं और इसे स्वर्ग की गंगा भी कहते हैं। क्या? स्वर्ग की गंगा भी कहते हैं। तो दोस्तों मंदाकिनी का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है उसे हम मिल्की वे कहते हैं, या दुग्ध मेखला कहते हैं, या स्वर्ग की गंगा कहते हैं। इन तीन नाम से इसे पुकारा जाता है। किसे? जो मंदाकिनी का हिस्सा हमें दिखाई देता है वो मिल्की वे कहते हैं, या उसे हम स्वर्ग की गंगा कहते हैं, या उसे दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। हाँ ठीक है, मैं अब आगे पढ़ाना चाहता हूँ। आगे हम लोग पढ़ रहे थे कि एंड्रोमेडा मतलब जो हमारी आकाशगंगा है उसका एक पड़ोसी मतलब आकाशगंगा है एंड्रोमेडा, जो हमारी मतलब हमारी आकाशगंगा से या मिल्की वे से वो कितना दूर है? वो 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। तो मैं बताया हूं कि प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कि प्रकाश द्वारा निर्यात में चली गई एक साल में कुल दूरी को उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अब बात आती है कि प्रकाश की चाल क्या है। क्या होगा? प्रकाश की चाल क्या है? तो प्रकाश की जो तो चाल है, प्रकाश की चाल है 30 लाख। कितना? 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप सोच लीजिए कि प्रकाश का चाल इतना फास्ट है तो जाहिर सी बातें हैं ये पड़ोसी से तो अपने मिलने जाएगा ही, जाहिर सी बातें हैं ना। तो वहां पे अपने पड़ोसी से ये मिलने रेगुलर अप डाउन यहां से करते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि एक वैज्ञानिक थे एडविन हबल। कौन थे? एडविन हबल। एडविन हबल ने बताया कि आकाश गंगा में दूरियां क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। वैज्ञानिक कौन थे? एडविन हबल। एडविन हबल यह अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि आकाशगंगा में दूरियां बढ़ रही हैं। क्या हो रही हैं? दूरियां बढ़ रही हैं। हमारी आकाशगंगा में क्या हो रही हैं? दूरियां बढ़ रही हैं। अब इन्होंने दोस्तों बताया कि मतलब प्रतिसरण का नियम, प्रतिसरण का जो नियम था वो भी दोस्तों एडविन हबल ने दिया था। क्या? प्रतिसरण का नियम भी दोस्तों एडविन हबल ने दिया था। कौन दिया था? एडविन हबल। प्रतिसरण का नियम भी दोस्तों एडविन हबल ने दिया था। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि एडविन हबल थे कौन? तो एडविन हबल दोस्तों एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। प्रतिसरण का नियम तो मैं बता दिया कि प्रतिसरण का नियम दोस्तों एडविन हबल ने दिया है। अब बात आती है कि जो हमारी मंदाकिनी है, मतलब मंदाकिनी को छोड़िए, मंदाकिनी को बाद में देखते हैं कि प्रतिसरण का नियम कहते किसे हैं। बार बार क्वेश्चन आपको पूछ लेता है कि प्रतिसरण का नियम क्या है? प्रतिसरण का नियम क्या है? तो आप लोग को मैं बहुत देरी से मतलब पूरा लेक्चर में प्रतिसरण के नियम पे ही बताते आ रहा हूं। तो आपको मालूम हो तो आप तुरंत कमेंट में आंसर दीजिए कि जैसा कि दोस्तों प्रतिसरण का नियम हम कहते किसे हैं? तो जो आकाश गंगा के बीच जो दूरियां बढ़ रही हैं उसी को हम प्रतिसरण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो आकाश गंगाओं के बीच मतलब जो आकाश गंगाओं के बीच दूरियां बढ़ रही हैं या आकाश गंगा में विस्तार हो रहा है उसी को हम प्रतिसरण के नियम के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा किसने था या किसने बताया था? तो मंदाकिनी को दोस्तों सर्वप्रथम देखा था गैलीलियो ने। कौन देखा था? गैलीलियो ने। दोस्तों मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। कौन देखा था? गैलीलियो ने देखा था। मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि तारों का जन्म एवं विकास के बारे में, कि मतलब तारों का जन्म हुआ कैसे और तारों का विकास कैसे धीरे धीरे हो रहा है और तारों की प्रौढ़ा अवस्था कब आती है, तारों का युवा अवस्था कैसे बीती, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब दोस्तों तारों के बारे में आप तो रात में भी तारे गिनते होंगे। क्या गिन लेते हैं आप लोग?
गिन लेते हैं तो कमेंट करिए, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं, हम तो गिन पाते नहीं दोस्तों, हमको काउंटिंग आती ही नहीं। तो आप लोग काउंटिंग कर लेते हैं तो हमें भी बताइए दोस्तों कितने हमारे सौरमंडल में कितने तारे हैं, उसे रात में गिना करिए आप लोग। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग तारों की उत्पत्ति के बारे में बात करें, मतलब तारों के जन्म के बारे में बात करें या तारों के विकास के बारे में बात करें, तो तारों का जो मतलब होता है वो तारे बने कैसे। तो दोस्तों जो ब्रह्मांड है, मतलब जो ब्रह्मांड है, क्या जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में उपस्थित दोस्तों धूलकण, क्या धूलकण, गैसीय पिंड और गुरुत्वाकर्षण मतलब हाइड्रोजन गैस का जो बादल बने थे उनके झुंड से दोस्तों किसका निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ। अब जिन बादलों से तारों का निर्माण हुआ उन बादलों को स्लेटर नर्सरी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लेटर नर्सरी कहते हैं। दोस्तों जिन बादलों से मतलब तारों का निर्माण होता है उसे स्टेलर नर्सरी कहते हैं। अब बात आती है कि स्टेलर नर्सरी, सर अब मान लीजिए कि आप बता दिए कि तारों का जन्म हुआ, तारों का जन्म कैसे हुआ कि हाइड्रोजन गैस के जो बादल थे उसमें संचयन हुआ या नाभिकीय क्रिया हुई, उसी से हमारे तारे का निर्माण हुआ। अब तारे का दोस्तों निर्माण तो हो गया, क्या तारों का निर्माण हुआ। अब तारों का निर्माण जिन बादलों से हुआ उसका नाम भी आपको पता है कि स्टेलर नर्सरी है। क्या है, उन तारों का नाम भी स्टेलर नर्सरी है। तो दोस्तों क्या हुआ, जब ये गुरुत्वाकर्षण मतलब बादलों का संचयन हुआ, जब गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता चला गया, क्या बढ़ता रहा, वो तब मतलब बादलों का झुंड जो बन रहा था दोस्तों, जो बादलों का झुंड बन रहा था उसके मतलब टकराव से, मतलब उसमें गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होने से उसमें जो छोटे छोटे मतलब छल्ले के रूप में निकले, उसी को हम कहते हैं कि तारों का जन्म हुआ। अब मान लीजिए दोस्तों कि ये कोई बिंदु है, मान लीजिए ये कोई बिंदु है, इसके बाद दोस्तों बहुत अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है, इसके बाद बहुत ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब माना जाए कि इसके पास बहुत गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ये अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण छोटे छोटे कणों को अपने पास अवशोषित करता है। क्या करता है, अवशोषित करता है। उस अवशोषित करने से दोस्तों जो टुकड़े यहाँ से मतलब विस्फोट होता है, और विस्फोट होने के बाद जो टुकड़े निकलते हैं उसी से तारों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले ये तारे आदि तारे कहलाते हैं। क्या, सबसे पहले जो तारे बनते हैं वो आदि तारे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आदि तारे कहलाते हैं। अब आदि तारे दोस्तों जो होते हैं ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते। क्या है, जो आदि तारे हैं ये स्वयं के प्रकाश से नहीं प्रकाशित होते, यानी कि इसके अंदर का जो परमाणु क्रियाएं हो रही हैं, मतलब कि जो ये हमारा मान लीजिए कोई केंद्र मान लिए या कोई बिंदु मान लिए, उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक है, तो वो अपनी चीजों को जो अगल बगल वाली जो वस्तुएं इनकी होंगी वो उनको क्या करेगा, आकर्षित करेगा या अपनी ओर खींचेगा। तो अपनी ओर जब खींचेगा दोस्तों तो इसमें क्या होगा, ये टक्कर की संभावनाओं में होंगे कि नहीं, ये टक्कर की संभावनाएं होंगी। जैसे कि मैं आपको बताया हूं कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। क्या, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जब तारों के केंद्र में हीलियम की मात्रा अधिक हो जाएगी तो ये तारों का जो केंद्र होता है वो ठोस अवस्था ले लेगा, यानी कार्बन के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। कार्बन के रूप में माने तो भारी पदार्थ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब भारी पदार्थ में माने तो हम लोहा को मान ले रहे हैं, लोहा तो क्या है, ये भारी पदार्थ ही है। तो फिर दोस्तों जब यही धीरे धीरे यही प्रोसेस चलता रहा, उसके बाद हमारा पूर्ण तारा बना। क्या बना, हमारा पूर्ण तारा बना। अब पूर्ण तारा जो है दोस्तों ये अपने खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। आदि तारे जो होते हैं वो अपने खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं, बट जो हमारे पूर्ण तारा हैं ये क्या होते हैं, अपने खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कोई बिंदु है उसके पास बहुत अधिक मात्रा में ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहे तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति बल इसके साथ बहुत अधिक है। तो जो हाइड्रोजन गैसें हैं वो हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू कर दी। जब हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि जो तारे होते हैं उनके केंद्र में हीलियम की मात्रा जब अधिक होगी
तो अधिक होने से दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, वो तारे का जो केंद्र है वो ठोस अवस्था ले लेगा, यानी ठोस पदार्थों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा या परिवर्तन हो जाएगा। उसी से दोस्तों क्या होगा, पूर्ण तारों का निर्माण होगा। और पूर्ण तारे जो होते हैं वे अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब बात आती है कि तारों का द्रव्यमान अलग अलग होता है। अब अलग अलग क्यों होता है, तो तारों का जो द्रव्यमान है कहीं मतलब जिसका द्रव्यमान अधिक होगा वहां बड़े बड़े तारे बनेंगे, जिसका द्रव्यमान कम होगा वहां पे छोटे द्रव्यमान बनेंगे। अब बात आती है कि मतलब बड़े और छोटे की, जैसे कि मैं आपको बताया कि मतलब तारों का जो द्रव्यमान है वो मतलब जिसमें अधिक होगा वो बड़े तारे कहलाएंगे और जिसमें द्रव्यमान कम होगा वो छोटे तारे कहलाएंगे। जैसे कि दोनों बड़े तारे का द्रव्यमान बड़ा होता है और छोटा जो द्रव्यमान होता है वो मतलब छोटा होता है। उसके बाद दोस्तों तारों के केंद्र में नाभिकीय संलयन भी होता है। दोस्तों हम लोग जैसे कि हम बताएं कि पूर्ण तारे जो होते हैं वो कैसे बने वो तो मैं आपको डिटेल से बता दिया, आप यहाँ से सब कुछ डिटेल से समझ गए। अब मैं बताया कि तारे आपस में नाभिकीय संलयन करते हैं, मतलब तारों के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है। वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको पूरे मतलब इस लेक्चर में देता आया हूँ कि जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, क्या हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताया हूँ कि हाइड्रोजन गैस था हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो गया। क्या आपने कभी सोचा कि हाइड्रोजन गैस की जब अधिकता तारों के केंद्र मतलब हाइड्रोजन जो गैस है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो कोई ऐसा भी समय आएगा कि जब बदलने के लिए कुछ रहा ही नहीं जाएगा, कि मतलब पूरा हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा और बदलने के लिए कुछ न बचा हो तो क्या होगा, मतलब कौन सी घटनाएं तब घटेंगी। तो दोस्तों जब ये पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा और जब पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो तारों के केंद्र में हीलियम की मात्रा अधिक होगी और अधिक होने से दोस्तों वो तारे का जो केंद्र है वो ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। और ठोस अवस्था कहे तो दोस्तों भारी पदार्थ कहे तो लोहा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे कि दोस्तों आप मान लीजिए जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो गया, आप बदलने के लिए कुछ रहा ही ना, तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि आप जनरेटर लीजिए, जनरेटर में तेल नहीं है बट आप उसे चालू कर रहे हैं तो वो कैसे चालू होगा, वो भुक भुक करके क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यही है कि जब धीरे धीरे तारे भी क्या करते हैं, इसी प्रकार तारे भी ऊर्जा देना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे दोस्तों तारों का भी मतलब मृदा अवस्था आता है, जो वो नाभिकीय संलयन उसके अंदर चल रही थी, वो प्रक्रियाएं चल रही थी, वो धीरे धीरे क्या होंगी, कम होंगी। उनके अंदर जो दबाव बढ़ रहा था वो दबाव भी धीरे धीरे क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। और जो तारे हैं वो क्या होंगे, सिकुड़ने लगेंगे। क्या होंगे, वो तारे सिकुड़ने लगेंगे। अब सिकुड़ने लगेंगे तो तारों का जो रंग होता है दोस्तों वो तारों के तापमान पर निर्भर करता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा कल बताया था अगले लेक्चर में कि तारों का जो तापमान होता है वो तारों का जो रंग होता है वो तारों के तापमान पर डिपेंड करता है। अब बात आ गई कि नीला सफेद तारा, क्या पहला जो है नीला सफेद तारा, नीला और सफेद तारा को हम युवा तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, युवा तारा कहते हैं। किसे, नीला और सफेद तारे को हम युवा तारा के नाम से जानते हैं। इसी तरह पीला और नारंगी को हम लोग प्रौढ़ तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, पीला और नारंगी को, किसको, पीला और नारंगी को दोस्तों, पीला और नारंगी को दोस्तों हम लोग प्रौढ़ तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रौढ़ तारा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जो नीला सफेद है युवा तारा हो गया, पीला और नारंगी ये प्रौढ़ तारा हो गया। तो दोस्तों ये जो है ये मतलब जो तारे हैं, तो उसके बाद दोस्तों जो थर्ड कॉन्सेप्ट आता है वो लाल तारा आता है। क्या, लाल तारा को दोस्तों हम वृद्ध तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे वृद्ध तारा कहते हैं, या इसका बूढ़ापन आ गया। इसी को दोस्तों हम लोग लाल दानव के नाम से जानते हैं। क्या, लाल दानव के नाम से
लाल दानों के नाम से भी हम इसे जानते हैं, लाल तारा को। अब दोस्तों बात आती है कि जो लाल दानव तारा के नाम से हम जानते हैं इसे लाल तारा को, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें भी विस्फोट होता है। क्या होता है, इसके बाद इसमें एक विस्फोट होता है। अब विस्फोट के बाद दोस्तों विस्फोट होता है, और विस्फोट के बाद दोस्तों क्या होता है, तारों की मृत्यु होती है। क्या होती है, तारों की मृत्यु होती है। और तारे जब मरते हैं तो वही ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, वही ब्लैक होल में परिवर्तन हो जाते हैं। जहां पे दोस्तों मैं बताया कि ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है कि ये अपने अंदर, मतलब इसके अंदर सूर्य का जो प्रकाश है वो भी प्रवेश नहीं कर सकता। ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ब्लैक होल चाहे तो एक साथ पूरे के पूरे सौर मंडल को एक बार निगल सकता है, और पूरा सौर मंडल उसके अंदर चला जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, या कुछ दिखेगा ही नहीं। तो सेम कॉन्सेप्ट यही है लाल दानव तारे का, कि लाल दानव तारे में विस्फोट हुआ तो तारों की मृत्यु हुई। अब मैं आपको पहले बताया हूं कि तारों का जो रंग है तारों के तापमान पर डिपेंड करता है, जिसमें मैंने फर्स्ट बताया हूं कि नीला और सफेद तारा को हम लोग युवा तारा कहते हैं, और जैसा कि सेकेंड बताया हूं पीला और नारंगी तारा को हम लोग प्रौढ़ तारा कहते हैं, और लाल तारे को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धा तारा कहते हैं। और यही लाल तारे को एक नाम से और जानते हैं, लाल दानव तारा के नाम से जानते हैं, जिसमें विस्फोट होता है। और विस्फोट के बाद दोस्तों क्या होता है, विस्फोट के बाद ये तारों की मृत्यु होती है। जब तारे की मृत्यु होती है तो दोस्तों वही ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मैं आगे आपको बताऊंगा चंद्रशेखर सीमा के बारे में। क्या, चंद्रशेखर सीमा के बारे में। चंद्रशेखर सीमा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चंद्रशेखर दोस्तों इनको 1900 चंद्रशेखर जी को 1931 में या 1983 में, चंद्रशेखर जी को 1983 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्या, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था चंद्रशेखर जी को। चंद्रशेखर सीमा क्या है इसके बारे में मैं बताता हूँ। चंद्रशेखर दोस्तों सीमा है 1.44। क्या है, चंद्रशेखर जो सीमा है वो 1.44 है। 1.44 क्या है मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। 1.44 है दोस्तों, यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक है या कम है, उसी को हम क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, या 1.44 कहते हैं। तो इसका भी प्रयोग मैं अभी आगे करूंगा। आप देखते रहिए वीडियो में, आपको चंद्रशेखर सीमा से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप यहाँ कभी गलत करेंगे नहीं, आप सही करके आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा दोस्तों 1.44 तो होता है। सूर्य का द्रव्यमान जो है दोस्तों वो क्या होता है, वो मतलब कम हो या सूर्य के द्रव्यमान से मतलब ज्यादा हो या कम हो। उसके बाद दोस्तों आता है कि मतलब जो लाल दानव तारे होते हैं वे श्वेत मावन में बदल जाते हैं। क्या, ये जो लाल दानव तारा है वो श्वेत मावन में बदल जाता है। किसमें, श्वेत वामन। ये जो लाल तारे हैं, लाल दानव तारे हैं, श्वेत वामन में बदल जाते हैं। यही श्वेत वामन जो है दोस्तों वो काला वामन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, काला वामन में बदल जाता है। जैसा कि मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि मान लीजिए दोस्तों कि मतलब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए यहाँ पे कि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो गया, तो हीलियम की अधिकता तारों के केंद्र में क्या हुई, बहुत अधिक हो गई। इतना मान रहे आपने, जब अधिक हो गई तो तारों के केंद्र में क्या होगा, का मतलब जब हीलियम की अधिकता हो जाएगी वो कार्बन का रूप ले लेगा। किसका, कार्बन का। कार्बन मतलब माने तो भारी पदार्थ। क्या, भारी पदार्थ का रूप ले लेगा। और भारी पदार्थ माने तो लोहे का रूप ले लेगा। सेम कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों, यही आप इतना याद रखिए, आपको पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये शॉर्ट है, मैं शॉर्ट भी आपको बता दिया हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब तारों का केंद्र जो है और तारों का जो मध्यवर्ती भाग है उसका प्रयोग क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों अभी मैं विथ इमेज के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे मतलब ये केंद्र में मतलब जो हमारा तारा है वो अपने केंद्र में ही कैसे घुस जाता है, अपने आप को खुद ही अपने केंद्र में घुस जाता है या घुसा लेता है। उसके बाद तारे की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों जैसे कि देखा जाए कि मान लीजिए कि दोस्तों ये हमारा तारा है, ये क्या है, ये हमारा तारा है। ये तारे का जो है क्रोड वाला भाग है, क्या है, क्रोड वाला भाग है।
ये जो भाग है, ये वाला जो पार्ट है वो मध्यवर्ती है। क्या है? ये मध्यवर्ती वाला भाग क्या है? मध्यवर्ती भाग है। अब दोस्तों ये जो है तारे का केंद्र, जब मान लीजिए कि तारों के केंद्र में क्या होगा, जब तारों के केंद्र में हीलियम की मात्रा अधिक हो जाएगी, मतलब जब हाइड्रोजन पूरा का पूरा हीलियम में कन्वर्ट हो गया तो हीलियम की मात्रा इसके अंदर अधिक हो गई, ये किसमें? कार्बन में कन्वर्ट हो गए। अब कार्बन में कन्वर्ट होने के बाद ये भारी पदार्थ या लोहा में कन्वर्ट हो गए। अब बात आती है दोस्तों कि जब ये तो मतलब कन्वर्ट तो हो गई ये इसमें, तो दोस्तों मध्यवर्ती तारों के केंद्र में घुस जाता है। कैसे जाता है कि क्योंकि दोस्तों जो मतलब ये तारों का केंद्र है, यहाँ पे कार्बन का रूप ले लिया, मतलब भारी पदार्थ के रूप में लिया, मतलब लोहे के रूप में ये कन्वर्ट हो गया। अब ये दोस्तों जब लोहे के रूप में कन्वर्ट हो गया तो जो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति लग रही थी, या गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति लग रही थी वो यहाँ बहुत अधिक काम करने लगेगी। क्या करने लगेगी? ये बहुत अधिक काम करने लगेगी। अब काम करने का मतलब ये दोस्तों क्या करेगी? बहुत तेजी से घूमने लगेगी। क्या करेगी? बहुत तेजी से ये मूव करने लगेगी। जब ये बहुत तेजी से मूव करेगी तो ये अपने आप को, जो मध्यवर्ती वाला हिस्सा है, ये अपने आप को तारे के केंद्र में क्या करता है? ढकेल लेता है, या तारे के मतलब केंद्र में समाहित हो जाता है। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि ये हमारा केंद्र है, कोड है, मतलब तारे का ये कोड वाला भाग है। अब कोड के बाद दोस्तों ये मध्यवर्ती वाला भाग है। क्या है? ये मध्यवर्ती वाला भाग है। और जब तारे के केंद्र में या कोड में कार्बन की मात्रा अधिक हो जाएगी, कि मतलब हाइड्रोजन गैस हीलियम में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, वो भारी पदार्थ या लोहे के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब भारी पदार्थ लोहे के रूप में कन्वर्ट हो गया तो इसकी जो मध्यवर्ती भाग है, यहाँ पे जिसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत अधिक काम करने लगेगा। इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो बहुत तेजी से काम करने लगेगी। और जब बहुत तेजी से काम करने लगेगी तो ये बहुत तेजी से मूव करना शुरू हो जाएगा। क्या? बहुत तेजी से ये घूमना शुरू हो जाएगा। अब घूमते घूमते दोस्तों अपने आप को ये तारे के केंद्र में क्या होगा? तारे के केंद्र में समाहित कर लेगा। आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो रहा होगा दोस्तों, ये क्लियर ही होगा। मैं जितना कुछ बताऊंगा स्लो बताऊंगा, लेकिन आपको समझ में आएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा, केवल आप ध्यान से पढ़ते जाइए। तो दोस्तों यहाँ पे ये अपने आप को मध्यवर्ती वाला जो भाग है इतना तेजी से मूव कर रहा है, और ये मूव करते करते ये तारों के केंद्र में समाहित हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इसमें एक विस्फोट होता है। क्या? इसमें एक विस्फोट होता है। इसी को दोस्तों सुपरनोवा विस्फोट के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या? सुपरनोवा विस्फोट, इसी को हम सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। जब कोरोड जो होता है, मतलब तारों का जो केंद्र होता है, वो मध्यवर्ती वाला भाग है जो तेजी से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ काम करने लगता है। जब ये तेजी से मूव करने लगेगा या तेजी से जब घूमने लगेगा, ये मध्यवर्ती वाला जो भाग है ये अपने कोरोड में इसे समाहित कर लेगा। ये समाहित करने के बाद दोस्तों जब ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ बढ़ेगा तो ये क्या होगा? ये अपने आप यहाँ पे विस्फोट होगा, जिसे हम सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि सुपरनोवा जो विस्फोट है, इसी से दोस्तों न्यूट्रॉन तारे का भी जन्म होता है। क्या? न्यूट्रॉन तारे का जन्म होता है। यही भी दोस्तों न्यूट्रॉन तारे का जन्म होता है। और न्यूट्रॉन तारे का जन्म कैसे होता है? तो जब सुपरनोवा विस्फोट होगा, उसी से दोस्तों जो छोटे छोटे कण निकलेंगे, उसी से दोस्तों न्यूट्रॉन तारे का जन्म होता है, जिसे हम पल्सर तारा के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम पल्सर तारा के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि पल्सर तारा क्या दोस्तों? बात आती है कि पल्सर तारा, यही पल्सर तारा जो होते हैं दोस्तों, ये ब्लैक होल में दोस्तों क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं या परिवर्तन हो जाते हैं। अब ब्लैक होल के बारे में मैं आपको बहुत देरी से बताते आ रहा हूं कि ब्लैक होल वो चीजें हैं, इतना शक्तिशाली ये होता है कि यहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश है वो भी प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे कि मैं फिर से आपको बता रहा हूं, वो सूर्य का प्रकाश यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता। और जो हमारा सौरमंडल है वो ब्लैक होल में पूरा का पूरा समाहित हो जाए तो जो हमारा मतलब सौरमंडल का कोई भी पार्ट वहां बचेगा ही नहीं, मतलब पूरा सौरमंडल ही नष्ट हो जाएगा। इतना शक्तिशाली ब्लैक होल है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे हम लोग दोस्तों डिटेल से जो भी चैप्टर होंगे उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों चलते हैं, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।